इंदर सिंह और मेरे चैनल एग्ज़ाम स्टडी YTK में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपके लिए फ़िज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल और कुछ टॉपिक को हम लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 15 × 10⁻24 आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमारे पास दे रखा है, आवेश की जो वैल्यू है वो 15 × 10⁻4 और बल का जो मान है वो 4.5 न्यूटन है। हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हैं हम, E = F/Q। F की वैल्यू 4.5 और Q की वैल्यू जो है 15 × 10⁻4। माइनस के 4 ऊपर चले जाएंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। जैसे ही हम बल की गणना की बात करते हैं तो F = QE बल, यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, अब बल की गणना करनी है। Q का मान क्या है? एक अल्फा कण। क्या है? एक अल्फा कण। जब हम अल्फा कण की बात करते हैं तो एक अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2e के बराबर होता है और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। तो 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 3.2 × 10⁻19 प्राप्त होगा। और E की वैल्यू हमें दे रखी है 15 × 10⁻4। 15 × 10⁻4 दे रखी है। जब हम इसकी वैल्यू को हम लगाएंगे तो आ जाएगा 15 × 3.2 10⁻19 में से 10⁻4 घटा देंगे, 10⁻−15, 15 की और 32 की 3.2 की गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। एक स्थान दशमलव का और इधर लेके आएंगे लेफ़्ट साइड में तो आ जाएगा 4.8 × 10⁻14। अब हमारे पास तीसरा, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 10⁻4 कूलाम का आवेश 2.2 न्यूटन बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर से हमारे पास क्या दे रखा है? Q दे रखा है और F दे रखा है। तो E बराबर, फिर से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, E = F/Q, फिर से वही लगा देंगे। E = F/Q। F की वैल्यू 2.25 और Q की वैल्यू 5 × 10⁻4 है। तो जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4.5 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास ये टॉपिक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाओं को हम समझते हैं किसी बिंदु आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगता है। कहने का मतलब बच्चे तात्पर्य यह है कि वैद्युत आवेश जो है किसी आवेश समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वह क्षेत्र हमें कैसा लग रहा है, हमें वहाँ कंफर्ट फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अनुभव करना ही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह बल की दिशा में चलने लगता है। यदि दिशा निरंतर बदल रही हो तो वह आवेश की दिशा निरंतर बदलती जाएगी, अतः वक्राकार मार्ग पर चलेगा। कौन से मार्ग पर चलेगा? वक्राकार मार्ग पर चलेगा। विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को विद्युत रेखा या वैद्युत बल रेखा कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे जो मार्ग पे हमारा
कर्व चल रहा है वह मार्ग कौन सा है? वक्राकार मार्ग है या क्या है? ये मार्ग पर चलने का जो वक्राकार मार्ग पर चलने लगता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, वैद्युत बल रेखा कहलाती है। वैद्युत बल रेखा एक स्थान से एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा अधिक उपयुक्त पद है। अतः हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया है वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले क्षेत्र की दिशा बताती है। धनावेश पर लगने वाली क्षेत्र की दिशा बताती है। कहने का मतलब ये है वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। कौन सा वक्र है? काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश चलने के लिए पृथक्कृत आवेश चलता है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की स्थित धनावेश पर लगने वाले क्षेत्र की दिशा को बताती है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाते हैं। जब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुणों में जब हम चलते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण में आता है, सबसे पहला गुण है, ये हम बात करते हैं गुण। ये है हमारे पास वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जब वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं तो वैद्युत बल रेखाओं के जो गुण हैं वो क्या हैं? पहला गुण है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर खींची गई रेखा, अगर कोई किसी क्षेत्र में हम रेखा को अगर हम खींचते हैं तो वह उस बिंदु के परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जैसा कि हमारे पास डायग्राम रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक रेखा खींची गई है EA और EB। जब रेखा खींची गई है, ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और सरल है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। यानी कि कहने का मतलब ये है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र में होती हैं, अर्थात ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि पुराना पॉइंट में हमने दिखाया था, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऐसे इसी पॉइंट में भी हमारे पास सेम वही कह रहा है, वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं, अर्थात ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जहाँ से चलती हैं और जिस जगह मिलती हैं, दोनों जगह पृष्ठ के लंबवत होती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिस जगह से वो चलेंगी और जिस जगह पे वो मिलेंगी, दोनों एक दूसरे के लंबवत ही होती हैं। अगला पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपरीत प्रकार के मध्य रेखाओं के मध्य आकर्षण होता है। और कुछ रेखाओं में ऐसा होता है, ये सिकुड़ने की कंडीशन है। जब रेखाएं सिकुड़ती हैं, इससे पता चलता है कि दो रेखाओं के बीच में आकर्षण होता है। और जहाँ पर फैलने की प्रवृत्ति हो लगती हैं, तो इससे पता चलता है कि उन रेखाओं के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक समान क्षेत्र रेखाएं समांतर
और समान दूरी पर होती हैं, समांतर समान दूरी पर होती हैं। क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के सदैव लंबवत होती है। ये बात चलती है समविभव पृष्ठ की। तो ये समविभव पृष्ठ की जब हम बात कर रहे हैं तो समविभव पृष्ठ की बात क्या करते हैं, समविभव पृष्ठ को मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समविभव पृष्ठ क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभवांतर शून्य होता है या वैद्युत विभव समान होता है। किन्हीं दो बिंदुओं पर विभवांतर शून्य हो, या हम ये कह सकते हैं ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इन पर सदैव वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नया टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। जब परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि कहने का मतलब समान आवेश परंतु समान प्रकार के विपरीत आवेश, यानी कि कहने का मतलब एक प्लस का और दूसरा माइनस का, जो एक दूसरे से शॉर्ट दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उनमें से किसी एक आवेश और उस दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये बिंदु जो दे रखा है, ये प्लस का और माइनस का, इन दोनों को जो रेखा मिला रही है उसे हम द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। जबकि द्विध्रुव के केंद्र से परितः अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा द्वि की निरक्षीय, जबकि द्विध्रुव के अक्ष के परितः पारित अक्षीय रेखा तथा उसके लंबवत निरक्षीय रेखा कहलाती है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि ये द्विध्रुव है। अगर इसके अनुदिश अगर किसी पॉइंट पर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं अक्षीय, और जब हम इसके लंबवत की बात करते हैं, मगर हम पॉइंट P मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो ये दो चीज़ों को प्रदर्शित करता है। अगर उसकी अक्ष के समांतर है तो वह अक्षीय, और उससे दूर है तो वह निरक्षीय स्थिति को व्यक्त करता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों के बीच की दूरी। यानी कि कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं ये आवेश और ये दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मान लेते हैं यदि प्लस Q और माइनस Q के बीच विस्थापन D हो, तो उससे मिलने वाला द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QD होगा। द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। SI मात्रक इसका कूलाम मीटर है या डिवाई, इसका डिवाई भी सूत्र है, कूलाम मीटर या डिवाई कहते हैं। एक डिवाई बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक डिवाई बराबर 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर, जिसकी विमा LTA है, जिसकी विमा क्या है, LTA है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस रेखा के परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अगर हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी द्विध्रुव के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दो स्थितियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति है अक्षीय, जिसे हम अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। दूसरी स्थिति है निरक्षीय, जिसे हम अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। अक्षीय को अंग्रेजी में एक्सियल पॉइंट और निरक्षीय स्थिति को इक्वेटोरियल पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम देखते हैं ये हमारे पास प्लस Q और माइनस Q का कोई वैद्युत द्विध्रुव आवेश है जिसके बीच की दूरी d है, और O इसका मध्य बिंदु है। O क्या है इसका मध्य बिंदु। जब O इसका मध्य बिंदु है तो इसके जो बीच की दूरी आधी ये हो जाएगी d/2 और ये दूसरी वाली भी हो जाएगी d/2। अब इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये वाला r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो कि बाहर की ओर होगी, क्योंकि प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर बनती है। और दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो माइनस Q के कारण उत्पन्न होती है। देखो प्लस Q और माइनस Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है, जो परिणामी जिसको हम परिणामी सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो E बराबर KQ/R², KQ/R² की सहायता से लिख सकते हैं BP की दिशा में और AP की दिशा में। अब ये इसकी दिशा में है। K का मान 1/4πε0 होता है, ये ध्यान रखना। Q का मान कितना होता है, K का मान 1/4πε0, K का मान 4πε0 होता है, 1/4πε0। तो E1 की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि प्लस Q के कारण निकल के आएगी, तो BP की जब बात करते हैं तो B है ये और P है ये। तो BP की जो डिस्टेंस निकालेंगे तो R माइनस D/2, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे। E2 की वैल्यू लगाएंगे, तो E2 की वैल्यू देखो 1/4πε0 कह लो या K कह लो, तो Q और देखो ये R यहाँ से लेके यहाँ तक की R और ये D/2 ये वाली और ऐड हो जाएगी, तो आ जाएगा E2 बराबर KQ/AP², A से लेके P तक, यानी कि माइनस Q जहाँ पर आवेश है वहाँ तक की दूरी, और E1 में जहाँ से B से लेके P तक की दूरी। अब A से लेके P तक की दूरी और B से लेके P तक की दूरी की बात करते हैं, तो विस्थापन चित्र के अनुसार हम दिखा रहे हैं BP बराबर OP माइनस OB, यानी कि जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो O से लेके P तक की दूरी तो हमारे पास R है, और O से लेके B तक की D/2 है, तो R माइनस D/2। जैसे यहाँ पर BP में R माइनस D/2 आया है, AP में R प्लस D/2 प्राप्त होगा। तो हम इसकी E1 की वैल्यू E1 में लगा देंगे, KQ/R माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और E2 में लगाएंगे KQ/R प्लस D/2 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम दोनों सूत्र लगाएंगे तो हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो चूँकि जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि इनकी जो दिशाएं हैं, E1 की दिशा इस साइड में है और E2 की दिशा इस साइड में है, तो जब हम कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूँकि हम निकाल रहे हैं, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपस में घट जाएंगी। तो यह आ जाएगा हमारे पास E बराबर E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू लगाएंगे KQ/R माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और दूसरा KQ/R प्लस D/2 का होल स्क्वायर।
के क्यू ऊपर से दोनों में से कॉमन निकल के आ जाएगा, 1/r-d/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/r+d/2 का होल स्क्वायर। के क्यू बाहर निकल के आ जाएगा तो 2rd ये हो जाएगा 2rd r+d। जब ये कैसे निकल के आएगा, r+d का होल स्क्वायर और r+d का होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो 2ab की जब बात करते हैं तो 2ab से 2 से 2 कट जाएगा, इधर का केवल इसमें से भी rd बचेगा और दूसरे से भी rd बचेगा, तो ये आ जाएगा 2rd। जब मिला के लिखेंगे तो 2kpr अपॉन r² माइनस d² का होल स्क्वायर। तो p इंटू आर क्या, ये p कहाँ से आया, p की वैल्यू जो होती है, p की वैल्यू मैंने बताई थी, p की जो वैल्यू होती है वो होती है q इंटू डी। कितनी होती है, q इंटू डी, q इंटू डी। तो देखो q भी है और d भी है, तो वो p में कन्वर्ट हो जाएगा। तो e बराबर 2kpr अपॉन r² माइनस d² का होल d² का होल स्क्वायर। तो चूँकि हम जानते हैं r की तुलना में d बहुत छोटा है, देखो r की तुलना में d बहुत छोटा है, तो r² की तुलना में देखो यदि d r है तो d²/4 को r² की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का तात्पर्य यह है कि उसकी वैल्यू कोई ज़्यादा इम्पैक्ट रोल नहीं प्ले कर पाएगी। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, d² को छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे तो r² का वर्ग करेंगे तो r की घात 4, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 2kp/r²। के की वैल्यू लगाएंगे तो आ जाएगी e बराबर 1/4πε0 2p/r³। अगर हम इसका सदिश निरूपण करेंगे तो ये p के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, केवल इतना ही अंतर निकल के आता है। जब हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं तो ये 1/4πε0 चूँकि कांस्टेंट है और p जो है क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, तो हम ये कह सकते हैं e अनुक्रमानुपाती 1/r3 के। जबकि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता e अनुक्रमानुपाती 1/r², या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं e व्युत्क्रमानुपाती r3 और e व्युत्क्रमानुपाती r²। यानी कि 2 आवेश होंगे तो 1/r3 और एक आवेश होगा तो 1/r²। जब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो